प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों को जो बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, कक्षा 12 केवल 12 के लिए 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है शब्द शक्ति से संबंधित, उसके विषय में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। आप इन सब बातों को नोट करोगे। जैसे नाम दर्ज है ऊपर शब्द शक्ति। अब आपने पूर्व कक्षाओं में समास पढ़े हैं, तो इस शब्द का आप विग्रह करोगे तो क्या विग्रह होगा? शब्द की शक्ति, क्योंकि प्रत्येक शब्द में कोई न कोई अर्थ छिपा रहता है। उस अर्थ को हम प्रकट करते हैं, वो प्रकट करने वाली वृत्ति ही, वो व्यापार ही क्या कहलाता है? शब्द शक्ति कहलाता है। क्योंकि वर्णों का जो सार्थक समूह है वो तो शब्द है, किंतु शब्द का अर्थ उसके प्रयोग पर क्या करता है? निर्भर करता है। शब्द का अर्थ प्रयोग पर निर्भर करता है। उस अर्थ को हम प्रकट करते हैं, वही क्या होती है? शब्द की शक्ति होती है। शब्द में, हर शब्द में किसी न किसी प्रकार का अर्थ छिपा रहता है। किसी में सामान्य अर्थ, यानी उसका सही सामान्य अर्थ ही, या जिसको हम मुख्य अर्थ कर देते हैं, वो छिपा रहता है। किसी में आरोपित अर्थ रहता है और किसी में व्यंग्यार्थ। एक तो सीधा अर्थ हो गया, एक हम आरोप लगा देते हैं, एक सुनने वाला अपने अपने हिसाब से उसका अलग अलग अर्थ ले लेता है। ये जो 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, यही क्या होती है? शब्द शक्ति होती है। तो बात करेंगे हम शब्द शक्ति की परिभाषा की, कि शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। ध्यान दोगे, अंतर्निहित से अभिप्राय उसी शब्द में क्या है? छिपा हुआ जो अर्थ है। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। याद रखोगे, प्रत्येक शब्द में कोई न कोई क्या रहता है? अर्थ छिपा हुआ है। उस अर्थ को प्रकट करने की जो वृत्ति है, व्यापार है, उसी को हम क्या कह देते हैं? शब्द शक्ति। फिर से दोहरा रहा हूं मैं, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द में जो छिपा हुआ अर्थ है उसको हम प्रकट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। और शक्ति के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। शक्ति के अनुसार, वैसे शब्दों के प्रकार नहीं बता रहा हूँ, केवल शक्ति के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक क्या है? वाचक द्वारा व्यंजित अर्थ वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ कहलाता है। यानी जो व्यंजित अर्थ है, मुख्य अर्थ है, वही क्या है? वाच्यार्थ है। उसी को हम क्या कह देते हैं? अभिधेयार्थ। शब्द का अन्य अर्थ न लेकर के हम केवल मुख्य अर्थ लेंगे, वो क्या है? वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ है। लक्षक, आरोपित अर्थ क्या होता है? कोई भी शब्द का हम आरोप लगा देते हैं, वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। और व्यंजक, अन्य अर्थ या व्यंजित भाव, व्यंग्यार्थ कहलाता है। जब हमने तो उसका साधारण अर्थ ले रहे हैं, न आरोपित अर्थ ले रहे हैं, व्यंजित भाव ले रहे हैं, व्यंग्यार्थ ले रहे हैं, सुनने वाला अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ ले लेता है, उसको हम क्या कह देते हैं? व्यंजक कह देते हैं। तो शब्द एवं अर्थ, जो ऊपर शब्द बताए हैं और उनके जो अर्थ निकल रहे हैं, तो शब्द एवं अर्थ के संबंध के अनुसार शब्द शक्ति भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी व्यंजना शब्द शक्ति। ये 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। बोर्ड परीक्षा में इन्हीं 3 शब्द शक्तियों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी उदाहरण दे दिया जाएगा कि प्रयुक्त उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है, उसकी परिभाषा दीजिए या उसके लक्षण लिखिए, हैं। तो आपको उस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति उसको पहचानना और उसकी क्या देनी है? परिभाषा देनी है। तो अभिधा शब्द शक्ति अत्यंत सरल है। ध्यान से सुनोगे कि अभिधा शब्द शक्ति, शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। गौर से समझोगे कि शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है, न तो उसका आरोपित अर्थ लेंगे, न व्यंग्यार्थ लेंगे। शब्द का कौन सा अर्थ लेंगे हम? मुख्य अर्थ। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। मुख्य अर्थ ही लेंगे। जैसे उदाहरण, ध्यान से उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा नोट करोगे, उदाहरणों पर ये निर्भर है। मोती एक नटखट लड़का है।
नटखट यानी शरारती। नट कोई जाति विशेष से नहीं है जो शारीरिक कर्तव्य दिखाने वाली हो, नहीं। यहाँ पर हम मुख्य अर्थ ले रहे हैं कि मोती एक नटखट लड़का है। नटखट से अभिप्राय वो शरारती है, चंचल है, इसी बात का हम अर्थ ले रहे हैं। उसके हार के मोती कीमती है। अब हार कोई पराजय से संबंधित नहीं है, असफलता से संबंधित नहीं है। हार एक आभूषण है और उसमें लगे हुए मोती क्या है, कीमती है। मुख्य अर्थ ही ले रहे हैं हार का। विष्णु ने नारद को हरि रूप दिया। अब हरि, यहाँ पर हरि मुख्य अर्थ है वानर। वानर से यानी बंदर से संबंधित है। गधा घास चर रहा है। अब गधा एक जानवर है और वो अपना आहार क्या कर रहा है, घास चर रहा है। शेर जंगल में रहता है, सिंह एक जंगल का जो राजा होता है वो कहाँ रहता है, जंगल में। यानी इन सब के हम क्या ले रहे हैं, मुख्य अर्थ ले रहे हैं। जैसे आगे चलें हम अपने लक्ष्य के लिए खूब मेहनत करेंगे। मुख्य बात ये, हम अपने लक्ष्य के लिए खूब मेहनत करेंगे। परिश्रम से सफलता मिलती है। गज पालक गज को नहला रहा है। गज यहाँ पर हाथी से है और उसको पालने वाला उसको नहला रहा है। मुख्य अर्थ ले रहे हैं। जा राधा गज लिया कुछ कपड़ा नापना। अब गज यहाँ पर हाथी से नहीं है, कपड़ा मापने का जो एक यंत्र है उसी को क्या बोलते हैं, गज कहा गया। इसलिए मुख्य अर्थ ले रहे हैं राधा गज लिया कुछ कपड़ा नापना। तो मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 3 बातें मैंने बताई। शब्द की शक्ति, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को तो क्या कह देते हैं, शब्द शक्ति। और शक्ति के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक द्वारा व्यंजित अर्थ वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ है। लक्षक आरोपित अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है। व्यंजक अन्य अर्थ या व्यंजित भाव व्यंग्यार्थ कहलाता है। और इन्हीं शब्दों के और अर्थ के संबंध के अनुसार शब्द शक्ति भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा है शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है वो तो कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है, अभिधा शब्द शक्ति। जैसे मैंने आपको ये उदाहरण बताए। और अब चलते हैं हम लक्षणा शब्द शक्ति। मुख्य थोड़ी सी परिभाषा ध्यान से दोगे, परिभाषा पर मैं थोड़ा गौर भी प्रकाश भी डालूंगा कि जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द का मुख्य अर्थ प्रकट करने में बाधा हो। पहली बात, वक्ता द्वारा किसी भी शब्द का मुख्य अर्थ प्रकट करने में क्या हो रही हो, बाधा हो। तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार, रूढ़ि जो अपनी रूढ़ियों से हैं, जो प्रचलित शब्द हैं उनको वो ध्यान में रख करके उनका प्रयोग कर देता है, या प्रयोजन यानी विशेष उद्देश्य से किसी शब्द का प्रयोग मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ या आरोपित अर्थ अथवा इच्छित अर्थ का बोध होता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। थोड़ी परिभाषा जरूर बड़ी होगी, लेकिन 3 बातें इसमें ध्यान दोगे। पहली बात तो वक्ता द्वारा शब्द का मुख्य अर्थ प्रकट करने में क्या हो रही हो, बाधा हो रही हो। तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन को आधार बनाकर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले आरोपित अर्थ का क्या हो जाता है, उसमें बोध किया जाता है अथवा इच्छित अर्थ का बोध होता है, वहाँ पर क्या होती है, लक्षणा शब्द शक्ति। अब इस बात को आप गौर से ध्यान से सुन लोगे। जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द का मुख्य अर्थ प्रकट करने में बाधा हो, तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ या आरोपित अर्थ अथवा इच्छित अर्थ का बोध होता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। फिर से बोल रहा हूँ, 3 बातें ध्यान दोगे लक्षणा शब्द शक्ति में कि जब कोई भी वक्ता किसी शब्द को मुख्य अर्थ प्रकट करने में उसके सामने कोई न कोई बाधा हो, पहली बात, तब वो रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले आरोपित अर्थ का क्या करवा देता है, बोध करा देता है। आरोपित अर्थ का या रूढ़ि शब्द का प्रयोग कर देता है, वो कौन सी होती है, लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द का मुख्य अर्थ प्रकट करने में बाधा हो, तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले आरोपित अर्थ या इच्छित अर्थ का बोध होता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कैसे, देखिए, राम सदा चौकन्ना रहता है। चौकन्ना कोई 4 कानों से अभिप्राय नहीं है, वो सजग, चारों तरफ ध्यान देने वाला, इसीलिए है सावधान। शायद ये कहने में उसके सामने दिक्कत हो रही हो, चारों तरफ ध्यान देने वाला, ये कहने में उसके सामने दिक्कत हो रही हो, इसलिए एक शब्द का उसने रूढ़ि में प्रयोग कर दिया कि राम सदा चौकन्ना रहता है। राजस्थान जाग उठा।
अब राजस्थान एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, ये तो जागृत होने से रहा। राजस्थान जाग उठा से अभिप्राय है राजस्थान की जनता जागृत हो उठी। ये बात कहने में शायद उसके सामने दिक्कत थी, इसलिए उसने आरोप लगा दिया कि राजस्थान की जनता न होकर के राजस्थान जाग उठा। अर्थ अपने आप ही जनता में चला जाएगा, राजस्थान जाग उठा। मोहन ने कहा मेरा नौकर तो गधा है। अब गधे का अभिप्राय कोई चौपहिया जानवर थोड़ी है उसका गधा, नौकर नहीं। गधे का यहाँ पर आरोपित अर्थ है कि वो शायद क्या है, मूर्ख है। इसलिए मोहन ने कहा मेरा नौकर तो गधा है। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। अब ये नहीं है कि पंजाब कोई जंगल था और उसमें लाला लाजपत राय नाम का कोई शेर रहा करता था, नहीं। लाला लाजपत राय एक शेर से अभिप्राय बहादुर थे। तो लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। ये है तो निरी गाय है। किसी महिला की तरफ या पुरुष की तरफ इशारा करके कहा गया है कि ये तो निरी गाय है। गाय से अभिप्राय सरल सीधा स्वभाव की है, वह तो पत्थर दिल है। तो ये सब आप आरोपित अर्थ में क्या है ले रहे हैं। इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति के भी दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से? पहला रूढ़ा लक्षणा और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा में क्या होता है, जब काव्य किसी रूढ़ि या परंपरा को आधार बनाकर जब काव्य किसी रूढ़ि या परंपरा को आधार बनाकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में करता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जब काव्य में रूढ़ि या परंपरा को आधार बनाकर शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है, लक्ष्यार्थ में किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है। परिभाषा तो याद रखना, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान मैंने एक नीचे लिख दी है कि हिंदी के जितने भी मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ भी कह सकते हो, लेकिन खास तौर से मुहावरे, हिंदी के जितने भी मुहावरे हैं वो रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यानी मुहावरेदार जहाँ पर शैली का प्रयोग, मुहावरेदार शैली या मुहावरेदार वाक्य लिखा हुआ हो, आप आंख मूंद करके वहाँ पर लिख सकते हो लक्षणा शब्द शक्ति है, लेकिन कौन सी? रूढ़ा लक्षण। जैसे वह हवा से बातें कर रहा है, मुहावरा आ गया, हवा से बातें करना, तेज दौड़ना। बाजार में लाठियाँ चल गई, लाठियाँ चलने से प्राय लड़ाई झगड़ा होने से। उसने तो मेरी नाक कटा दी, नाक कटाने से प्राय कलंकित करना। पुलिस को देख चोर 9-2-11 हो गया, पुलिस को देख चोर 9-2-11 हो गए का अभिप्राय भाग जाना। जयचंदों ने देश को बर्बाद कर दिया, जयचंद धोखेबाज को कहा जाता है। तो यहाँ पर रूढ़ा में प्रयोग किया गया। दूसरी है प्रयोजनवती लक्षण। प्रयोजनवती लक्षण में क्या होता है, जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, लक्ष्यार्थ में। जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, लक्ष्यार्थ में किया जाता है। विशेष प्रयोजन से प्रेरित, किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, लक्ष्यार्थ में किया जाता है। वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है, प्रयोजनवती शब्द। तो जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे उसका आश्रम गंगा में, तो गंगा से अभिप्राय बीचों बीच थोड़ी है, पवित्र की तरह। अब सिंह अखाड़े में उतरा, निश्चित प्रयोजन। अखाड़ा किसको बोलते हैं, अखाड़ा कुश्ती के मैदान को। जब सिंह कौन, पहलवान है, अखाड़े में उतरता है तो विशेष प्रयोजन से, यानी सामने वाले प्रतिद्वंदी को परास्त करने के लिए उतरता है। तो अब सिंह अखाड़े में उतरा, लाल पगड़ी आ रही है। लाल पगड़ी किसको बोलते हैं, पुलिस वाले को बोलते हैं। तो वो अपनी पारंपरिक पोशाक में आता है, तो निश्चित उद्देश्य से आता है। वह तो निरी गाय है, गाय से अभिप्राय सीधा सरल स्वभाव। अध्यापक जी ने कहा मोहन तो गधा, गधा से अभिप्राय यहाँ मूर्ख से है। तो ये शब्द शक्ति, दो शब्द शक्तियों की चर्चा करूंगा मैं आज आपके सामने। मैं इस टॉपिक को पुनः दोहरा करके आ रहा हूँ। शब्द शक्ति, समास विग्रह करते हैं तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शब्द की शक्ति। परिभाषा, शब्दों में यानी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को क्या कह देते हैं, शब्द शक्ति कह देते हैं। शक्ति के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक द्वारा व्यंजित अर्थ क्या कहलाता है, वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ या वाचक कहलाता है। लक्षक आरोपित अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है, और अन्य अर्थ या व्यंजित भाव क्या है, व्यंजक कहलाता है। इसी प्रकार से शब्द शक्तियाँ भी 3 प्रकार की है, शब्द एवं अर्थ के अनुसार।
अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है वह तो क्या होती है, अभिधा शब्द शक्ति। जैसे मैंने आपको ये उदाहरण बताए। लक्षणा किसको बोलते हैं, जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द का मुख्य अर्थ प्रकट करने में क्या हो रही हो, बाधा हो रही हो, तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ या आरोपित अर्थ या इच्छित अर्थ का बोध होता है, वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति। ये दो प्रकार की होती है। पहली रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा में क्या है, जब काव्य किसी रूढ़ि या परंपरा को आधार बना करके शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, लक्ष्यार्थ में। आप एक बात ध्यान रखोगे कि हिंदी के जितने मुहावरे हैं वो रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। मुहावरेदार शैली का प्रयोग हो रहा हो, रूढ़ा लक्षणा है। दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा, अर्थात निश्चित उद्देश्य से जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, लक्ष्यार्थ में किया जाता है, वहाँ पर क्या होती है, प्रयोजनवती लक्षण होती है। धन्यवाद। एक शब्द शक्ति रह गई, उसी के साथ मैं दूसरे टॉपिक की शुरुआत आगे वाले पार्ट में करूँगा। धन्यवाद।